तरह का है कि घर वाले जबरदस्ती शादी कराना चाह रहे थे, इसलिए उससे बचने के लिए। और जब ये जो इवॉल्वमेंट हुआ, मतलब इवॉल्व हुआ है मामला, वो तब इवॉल्व हुआ है। उसको एज ए एडवोकेट उसको ये था कि मिसिंग पर्सन रिपोर्ट को कोई बहुत ज्यादा तवज्जो मिलने नहीं वाली है। जब वो मामला तुल पकड़ा, पहले तो वो शुजालपुरी गए थे, वहां पे उन्होंने एक रूम जो है वो रेंट पे भी ले लिया था, मगर जब वो मीडिया में तुल पकड़ा तो उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। उस टाइम पे वो डिसाइड हुआ कि मध्य प्रदेश तो छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मामला बहुत तुल पकड़ लिया, लगातार सोशल मीडिया पे आ रहा है यहाँ पे। और कोइंसिडेंटली ये हुआ कि जिस जगह पे उन्होंने रूम रेंट पे लिया था वो किसी पास में ही पुलिस वाले का था। तो आते जाते जैसे ही मामला मतलब ज्यादा तुल पकड़ेगा तो ये पुलिस वाला मुझे जरूर पहचान लेगा, तो इसीलिए यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। फिर ऐसे करके वो हैदराबाद निकल गई। हैदराबाद निकलने के बाद में जब मामला और ज्यादा तुल पकड़ने लग गया तो उसके बाद में फिर जो है 14 अगस्त था जिस दिन वो दिल्ली पहुंची। 15 अगस्त के दिन जो है वो काठमांडू चली गई थी, और 15 अगस्त को 14 अगस्त को काठमांडू चली गई थी, और 15 अगस्त को जो है वो लड़का उसको छोड़ के वहां से वापस आ गया था। तो ये पूरा जो डेवलपमेंट है 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक का है। जो बीच बीच में उन्होंने सोचा है कि नहीं अब इतना हाइप हो गया है, अब इतना ये हो गया है, पूरी पुरजोर तरीके से कोशिश की जा रही है, तो हमें तो अब देश ही छोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद में फिर उसने वो पुलिस कैसे किया, मिस्ट्रीट किया, सारे उसने बदले, तमाम तरह की चीजें, पुलिस परेशान होते हैं। तो क्या आपराधिक मामला इस पर नहीं बनता? कोई दबाव है क्या इस पर? मतलब क्यों है? नहीं, ये आपराधिक मामले के बारे में ऐसा जो है इसमें, क्योंकि उसके साथ में कोई गलत घटना नहीं हुई है, वो खुद ही उसके अंदर मिसिंग पर्सन है, कानूनन उसके अंदर अभी तक तो कोई मामला नहीं बनता। मैंने पहले भी कहा, इसमें हम लोग और विधिक राय भी लेंगे, अगर कुछ सेक्शन बनते भी होंगे तो उसके बारे में सोच लेंगे। कितनी टीम हमारी लगी हुई थी? जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे सीसीटीवी फुटेज के लिए टीम लगी थी। लगभग भोपाल से लेकर कटनी तक के सारे सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने खंगाले थे। साइबर टीम लगी हुई थी, और साथ साथ में जो मेडघाट और वो सेक्शन में हम लोगों को सर्चिंग करनी थी, उसकी 30 लोगों की एक अलग टीम थी। तो कुल मिला के जो है वो 60-70 लोग हमारे लगातार इस पूरे 10-15 दिन। सारांश पे तब शक हुआ, सीसीटीवी तो मतलब ये है कि मतलब बता ही नहीं सकते, वो कम से कम 400-500 से ऊपर ही होंगे, क्योंकि हर स्टेशन पे 40-50 है सीसीटीवी। सबको निकालना, और सिर्फ स्टेशन नहीं, उनके आउटर एरिया और उनके जो बाहर के कैमरे हैं, मतलब कोई बाहर निकल रहा है तो उसके लिए वो भी कैमरे खंगालना। एक सारांश पे कब शक हुआ, ये अच्छा क्वेश्चन है। सारांश का ये था कि जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में सबसे पहले जो है वो कोई उसकी डेथ तो नहीं हो गई, ये सब चीजों को हम लोगों ने जब रूल आउट कर लिया, तो मैंने बीच में भी एक बार बाइट दी थी कि हम लोग जो है वो उसको ब्रॉडन करेंगे पूरे सर्च के दायरे को। जब हम लोगों ने 6-7 महीने का पूरा चीजें खंगाली, और उसके अंदर जब देखा कि वो किस किस से बात करती थी, सारांश का 2-3 कॉल बहुत लंबे थे, जबकि वो कॉल तो 2-3 ही थे मगर बहुत लंबे थे। जब उसका फिर हम लोगों ने IPDR निकाला कि ऐसा तो नहीं व्हाट्सएप कॉल से उसने बात करी हो, इसमें हम लोगों ने कटनी पुलिस जो है वो SP कटनी के द्वारा भी एक इनपुट दे दिया था उनके साइबर की तरफ से कि एक ये नंबर आया हुआ है, और वो नंबर हमारे इससे मैच हो रहा था, सारांश से मैच हो रहा था। तो जब वो हमें जानकारी मिली कि यार ये लड़का कितनी क्यों बात कर रहा है और अभी तक इसको हमने पूछताछ नहीं कर पाए हैं, ये अभी तक इस दायरे में आया ही नहीं है, जब उसका दायरा बढ़ाया गया इन्वेस्टिगेशन का, और भी मतलब जो है 1 महीने को छोड़ के 6-7 महीने 10 महीने का पूरा रिकॉर्ड लेकर, और उसके IP एड्रेसेस को लेकर, और IP एड्रेसेस के बारे में जानकारी ली गई, तब वो सारांश का नंबर आया। और उसके बाद फिर सारांश को हम लोगों ने जब ट्रैक किया तो हमें पता चला कि अरे इस पे ये बात कर रहा था। जब उसको उठा के लाए तो फिर तो चीजें फिर आसान हो गई। काठमांडू तक पुलिस के तक संपर्क कैसे किया और कैसे उसको बुलाया, फिर कैसे बरामद? सारांश को जब हम लोगों ने पकड़ लिया, सारांश के पास उसका नंबर जो था, क्योंकि एक सेकंड, सारांश को जब हम लोगों ने पकड़ा तो क्योंकि काठमांडू में जो है वो उसी का कनेक्शन था, तो उसके बाद उसी से बात करके उसके कनेक्शन से बात की गई, लड़की से कांटेक्ट में आए, लड़की से बात की। जब ये पूरा एपिसोड चल रहा था उस दिन, ग्वालियर वाला भी उस दिन पूरा के पूरा एपिसोड चल रहा था, उसके एक दिन पहले से ही उसी टाइम पे हम लोग लड़की के कांटेक्ट में आ चुके थे कि वो काठमांडू में है। तभी मैं इतने स्ट्रांगली बता भी रहा था कि उसका कोई कनेक्शन नहीं है। और वहां पर जब हम लोगों ने काठमांडू में बात करी और उसको बात करके फिर बुलवाया, वो सारांश के थ्रू बुलवाया, और उसके बाद में फिर जो है वो तेजिंदर के बारे में हम लोग पहले एक बार इन्वेस्टिगेट, वो तो हमारा ये था कि 4थे या 5वें दिन हम लोग केस क्रैक कर चुके थे। हमें ये लग रहा था कि तेजिंदर ही है जिसके साथ लड़की गई है, मगर जब वो दिल्ली पुलिस आ गई तो तेजिंदर हमारा वापस साइडलाइन हो गया। अगर वो दिल्ली पुलिस उस दिन नहीं आती तो हो सकता था कि हम तीसरे दिन ही उस केस को क्रैक कर लेते तेजिंदर को पकड़कर, मगर वो घटनाक्रम ऐसा ही था जिसकी वजह से हम लोग उससे हटे। पर फिर सारांश के थ्रू वापस तेजिंदर तक जब पहुंचे तो हमारी एक टीम दिल्ली गई
दिल्ली में उसको तिहाड़ जेल के अंदर उसका जो है वो हम लोगों ने वापस अंदर जाके उससे पूछताछ करी और फिर वापस जो दिल्ली पुलिस से बात करके 4 दिन का उन्होंने रिमांड लिया था, तो उस रिमांड में भी हम लोग वहां पर गए और बाकायदा उससे पूछताछ करी और जब वो फैक्ट्स मिलान किए तो चीजें फिर हमें काफी आसान हो गई। इंदौर में जो सीसीटीवी आया था एक कार का, उसमें तेजिंदर ही था वो? इंदौर में सीसीटीवी आया था जिसमें वो एक बार देखना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा। परिजनों से बीच में अर्चना ने जब आप लोगों ने ट्रेस किया तो कल बातचीत की थी या परिजनों को पहले से कुछ अंदाजा? जब हम लोगों ने सारांश को पकड़ लिया था और उसके बाद उस लड़की से बात करके उसको बात करके हम लोग जो है वो बुला रहे थे, तो जब उसने मान लिया कि अब मैं आ जाऊंगी और उसने काठमांडू से धनगढ़ी करके एक जगह है वहां तक की फ्लाइट ले ली, तो उस दौरान में जब वो उसने अपने भाई से बात कर ली थी कि जब मैं आ ही रही हूँ तो अब मैं अपने परिवार वालों को भी बता देती हूँ। उसी टाइम पे वो ग्वालियर वाला इशू चल रहा था और जब आप सब लोग बोल रहे थे कि परिवार वालों से बात हो गई है, तो वो इसीलिए हुई थी क्योंकि पुलिस तब तक उसको बुला चुकी थी, धनगढ़ी तक वो आ चुकी थी और अब वो ये था कि अब मैं आ ही रही हूँ तो मैं अपने परिवार से बात कर लेती हूँ, तो उसने अपने परिवार से उससे बात कर लिया। हम ही ने उसको बुलाया था, जब मैं वही तो बता रहा हूँ तुमको कि काठमांडू में जब थी तो सारांश के थ्रू बात हुई है, हमारा आईओ जो है वो उससे कांटेक्ट में आया और उसको बात करवाई है। एक सवाल है बोलो। वो बोल रही थी कि नया पहचान करना है, तो नया पहचान के लिए नए आधार कार्ड की जरूरत है, क्या आधार कार्ड बनवा लीजिए? वो एक सपना नाम का एक अलग कोई इसका आधार कार्ड रखी हुई थी, मगर जब वो काठमांडू और वो बॉर्डर क्रॉस किया है उसने, तो बाय रोड क्रॉस किया है। उसके अंदर ये है कि जब सारांश, एक सेकंड, सारांश उसके साथ में था तो सारांश का आईडी दिखाकर ही पूरी की पूरी गाड़ी पास हो गई, उसको आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब उसको वापस बुलाना था, एक सेकंड, जब उसको वापस बुलाना था तो हम लोगों ने वहां पर, वो एम्बेसी में गई, वहां पर भी हम लोगों ने बात करी, एम्बेसी के जो लोग थे वहां पर, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से उसका वोटर आईडी जो है वो रिकवर करवाया उससे बात करके कि उसके हॉस्टल में अलमारी में रखा हुआ है, वोटर आईडी निकालकर उसका पीडीएफ बना के एम्बेसी में भेजा वहाँ पे और वहां से उसका टिकट बनवाकर और फिर धनगढ़ी भेजकर और उसको वापस बुलाया। सारांश ने माना है कि वो अर्चना को जो है ये सब जो है वो आप अर्चना से ही क्लियर कर लीजिए, लव प्यार वाला। बाकी अभी तो जो हमारे पास बयान है वो फ्रेंड। सपना नाम का आधार कार्ड था, क्या था, क्या उसने पहले से बनवा रखा था? उसका एक्चुअली घर का एक नाम और सपना भी है, तो उसने उसी नाम को अडॉप्ट कर लिया कि भाई मेरा नाम जो है वो सपना भी है करके। नहीं, आधार कार्ड तो उसका जो है वो इसी नाम से, अर्चना तिवारी का। घर का जो ऐसा होता है ना, हर आदमी का घर के भी एक नाम होता है, निकनेम टाइप का, निकनेम नहीं पर दूसरा नाम, तो उसका घर का एक नाम सपना भी है, तो उसने अपने आप को सपना नाम से ही जो है वो उसने अपने आप को सपना नाम से ही आगे बढ़ा दिया। थैंक यू वेरी मच। अभी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में उसके बयान वगैरह होने हैं, कंप्लीट कर मोस्ट प्रोबेबली 2-3 बजे तक हम लोग उसको परिवारजनों को सुपुर्द कर देंगे उसको। अभी क्या भोपाल में अर्चना? हाँ, भोपाल में ही। हाँ, प्लान बनाकर वो भागी है, लग रहा है कुछ सवाल अभी भी अनसुलझे हैं, क्योंकि मर्द कायम होगा, उसकी मौत हो चुकी है, पर सिविल जज की तैयारी वो कैसे करेंगे? तेजिंदर और सबको मिलना इकट्ठा, एक बड़ी साजिश रची हुई। ये देखो, ये अलग अलग तरीके से देख सकते हो। आज की तारीख में इसके पहले भी 2-4 इंसिडेंट्स हो चुके हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर इस तरीके से लड़कियां भागती है। ये एक समाज का वो जो एक प्रेशर होता है ना कि भाई ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जो जिसको आज की यंग जनरेशन डिफाई करती है, और उसके इन्फ्लुएंस में टीवी सीरियल देखकर इस तरीके से वो प्लान करना ये सब सारी चीजें होती है। सारांश के ऊपर क्या कोई मामला दर्ज होगा? एक लड़की को भगाने के आरोप में तेजिंदर, दोनों इसमें शामिल? क्योंकि लड़की 18 साल से ऊपर है, अपने कंसेंट से उसके साथ गई है, तो अभी तक तो कानून उसके ऊपर कुछ नहीं हो पाएगा। कहाँ तक? दिल्ली के आगे तक? वैसे कोई लड़की भगा नहीं सकता ना, वाली के। हाँ, फ्यूचर प्लानिंग तो बस ये है कि उसको जो है वो एक नई लाइफ स्टार्ट करनी थी। आगे आपको वही बता दें कि उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या थी। पुलिस के पास में गुमराह करने वाले अभी 376 में हजारों गुमराह करते, कहाँ केस कायम होता है? वो लास्ट में बता दूंगा तुमको।